अक्सर कविताएं आम लोगों की जिंदगी की सच्चाइयों को छूती हैं। आज हमारे साथ हैं एक ऐसी लेखिका जिनकी कविता दिल को छू जाती है, जिनकी कविता जब हम सुनते हैं तो मन करता है कि उन्हें और सुने, बार बार सुने, क्योंकि उनकी कहानी अपनी सी लगती है। प्रिया मलिक हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है प्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। प्रिया, क्या आप काला टीका आज लगा के आई हैं? बिकॉज यू आर ग्लोइंग। थैंक यू सो मच। क्या आप लगा के आई हैं, क्योंकि आप भी ग्लो कर रही हैं। थैंक यू प्रिया, बट आई थिंक मदरहुड आपको बहुत सूट कर रहा है। जी। कैसे लाइफ बदल गई है आपकी? बहुत ज़्यादा बदल गई है। आई थिंक मदरहुड आपको अंदर से बदलती है। जब बदलाव अंदर से होता है तो ऊपरी से भी दिखाई देता है। मेरे अंदर सब्र बहुत आ गया है, शुक्र बहुत आ गया है, तवक्कुल यानी कि डेस्टिनी में मैं बहुत बहुत ज़्यादा विश्वास करने लगी हूँ। तो आई थिंक मदरहुड आपको अंदर से बदल देती है और आप हर किसी में बच्चा ढूंढने लग जाते हैं। यू नो, यस, आपको हर किसी के अंदर का एक छोटा बच्चा दिखता है, बिकॉज आप अपने सामने जीवन को पूरी तरह से जनते हुए देख रही होती हैं। तो इट्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल फीलिंग। इट्स अ मिरेकल। ये कुदरत का करिश्मा ही है। और आज मुझे ऐसा लग रहा है कि हम दो सहेलियां मिलकर बात कर रहे हैं, तो कोशिश करेंगे कि महिलाओं की जिंदगी से जुड़े हर पहलू पर अगर हम थोड़ी थोड़ी चर्चा कर सके। तो मदरहुड से क्योंकि हमने शुरुआत करी है, तो मैं जानना चाहूँगी कि क्या एक औरत के लिए माँ बनना एक एकम्प्लिशमेंट की तरह है? क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि वक्त बदल गया है। कई रिसर्च आ रही हैं कि आज के समय में महिलाएं शादी ही नहीं करना चाहती हैं, और बहुत सी महिलाएं ऐसा है जो जो चाहती हैं कि हम माँ नहीं बनना चाहते, या हमें अपने जीवन को खुद ही जीना है, किसी की जिम्मेदारी नहीं लेना। उन महिलाओं के लिए आप क्या कहेंगे? और उस सोच, क्योंकि अब आप खुद माँ बन चुकी हैं, आप कैसे देखती हैं? देखिए, अगर नारीत्व की बात हो और महिलाओं की बात हो, मैं मानती हूँ कि जो जो करने में खुश है उसके लिए वो बेहद अच्छी बात है। शादी करना, बच्चे करना, ये अकम्पलिशमेंट नहीं होती। ये या तो आपकी तकदीर में लिखा होता है या नहीं लिखा होता। और मैं ये भी मानती हूँ कुछ लोग इन चीज़ों के लिए नहीं बने होते, और अगर उन्हें फोर्स कर दिया जाता है शादी करने में और बच्चे करने में, तो उसके बाद वो उस चीज़ को काफ़ी रिग्रेट भी करते हैं। मैं हमेशा से शादी भी करना चाहती थी, बच्चे भी करना चाहती थी, मुझे ये सब बहुत पसंद है। बट आई थिंक इसमें कहीं ना कहीं चॉइस होना बहुत ज़रूरी है। आपका खुद का चयन होना चाहिए, आपका खुद का फैसला होना चाहिए। ये चीज़ें फोर्स नहीं हो सकती, जैसे कला फोर्स नहीं हो सकती। सोसाइटी शायद ये चूज करने का मौका ही नहीं देती। आपको लगता नहीं कि आज भी महिलाओं के ऊपर ये कहीं ना कहीं दबाव है? जी, बहुत ज़्यादा दबाव है। एंड यू नो, हम लोग भी सोचते थे कि अकम्पलिशमेंट है। ग्रोइंग अप हमें लगता था वो अगर शादी नहीं होगी तो क्या होगा हमारा। लेकिन ऐसा अब जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई हूँ, मेरी भी सोच काफ़ी ज़्यादा बदली है। और मैं मानती हूँ कि ये फोर्स नहीं होना चाहिए। आजकल की घर की बेटियों में, मिडिल क्लास फैमिलीज़ में, अगर आपको ये बोला जा रहा हो कि तुम शादी के बाद जो करना हो करना, वो गलत है ना? क्योंकि उसके बाद लड़की सोचेगी अच्छा शादी ही मेरे लिए एक एस्केप है, मैं शादी के बाद ही अपनी ज़िंदगी खुल के जी सकती हूँ। आई थिंक हमें लड़कों और लड़कियों दोनों की पढ़ाई पे, उनके काबिल बनने पे, स्वयं सिद्ध होने पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। शादी और बच्चे होंगे तो बहुत खूबसूरत चीज़ है, और अगर नहीं होंगे तो भी कोई बात नहीं। मुझे लगता है कि वक्त बदला है, लेकिन लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा जिसे कहें तस्वीर बदली नहीं है। क्योंकि अगर अब हम शादी की बात करें, तो जैसे कि आपने कहा कि बहुत लड़कियों के ऊपर दबाव होता है कि भाई आप शादी करो, जी, शादी करने के बाद अपने जो पति के करना साथ हो जो करना है आपको करो। ये हम पूरी सबने छूट है। सुना उसके है बाद जी। हम, हाँ बिल्कुल, जी, हमने भी सुना हमने है, भी आपने भी सुना सुना है है। जी। लेकिन शादी के बाद जब आपकी लाइफ बदलती है, लेकिन उसके बाद भी जब आपको डिसीजंस लेने नहीं दिए जाते, उसके बाद भी आपके ऊपर जिम्मेवारियां दूसरों को खुश रखने के लिए भी होती हैं, और कहीं ना कहीं आपकी खुशी साइडलाइन हो जाती है। तो शादी आजकल के ज़माने में कैसे आप डिफाइन करेंगी? कैसी शादी होनी चाहिए कि एक महिला को लगे कि हाँ, मैंने खुद को खोया नहीं? सबसे अच्छी शादियाँ वो होती हैं जो इक्वल पार्टनरशिप्स होती हैं, जिसमें आप और आपके हस्बैंड हर चीज़ में इक्वल जिम्मेदारी लेते हो, साझा करते हो हर चीज़ को। चाहे एक घर का काम करती हो और एक बाहर का काम करता हो, उसमें भी कोई बात नहीं। आज अब तो कोर्ट ने भी बोल दी है ये बात, है ना? तो आई थिंक जहाँ पे साझेदारी बन जाती है कोई भी रिश्ता, तो वहीं पे वो आगे जाके बेहतर हो पाता है और अच्छा हो पाता है। तो अगर आप शादी करना चाहते हैं, जो एक बहुत ही खूबसूरत बात है, मैं मानती हूँ, किसी ऐसे इंसान से करिए जो आपको पूरी तरह समझता हो, आपको पूरी तरह समझना चाहता हो, और आपको अपनी ज़िंदगी भी जीने दे। तो जब दो लोग अलग अलग ज़िंदगी जीते हैं और साथ में आते हैं, वो एक बहुत प्यारी चीज़ होती है। जब एक ही इंसान जी रहा होता है और दूसरा उसको जीने के लिए इनेबल कर रहा होता है, तो वो शादी नहीं होती। बिल्कुल। और आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए कि जब शादी की बात आती है, आजकल हम देखते हैं कि बहुत सी शादियां सफल नहीं हो पाती हैं। जी।
लेकिन इसमें भी दारोमदार महिला के ऊपर ही डाला जाता है, क्योंकि बहुत तरह के हम देखते हैं, लोगों के विचार हैं कि आजकल लड़कियां ज़्यादा पढ़ी लिखी हो गई हैं ना, इसलिए उनमें ज़्यादा पेशेंस नहीं रही। हमने भी तो ये सब चीज़ें सही थी, लेकिन हमने तो अपनी शादियां निभाई। ऐसा हम घर में हमारी जो घर में बड़ी फीमेल मेंबर्स होती हैं, उनसे ये सब सुनते हैं या कहते हैं कि आजकल लड़कियां कमाऊ हो गई हैं तो उनको ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि रिश्ता संभालना, शादी बचाना सिर्फ एक औरत की ही जिम्मेदारी बनकर रह जाती है? आई थिंक आपने बिल्कुल सही सवाल किया, बिकॉज हमारी जो बड़े घर की औरतें हैं वही इस चीज़ को इतना बड़ा बना देते हैं कि औरत की ही जिम्मेदारी है ये। इस शादी, जैसा कि मैंने आपको कहा, एक साझेदारी होती है, दो लोग मिलके करते हैं, तो एक हाथ से ताली कभी नहीं बज सकती। तो हस्बैंड वाइफ दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एंड औरत का फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना तो बहुत अच्छी बात है। कितनी औरतें सालों साल से अनहैप्पी मैरिजेस में स्टक हो रखी हैं, क्यों? क्योंकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तो होना बहुत ज़रूरी है अगर आपको एक अच्छी ज़िंदगी जीनी है। चाहे आप औरत हैं, चाहे आप मर्द हैं, आपके लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी है। अगर मैं आपकी जर्नी की बात कहूँ तो आपने बहुत खुलकर अपने जीवन के बारे में लोगों के सामने रखा है, और वो कहीं ना कहीं वो एहसास, वो जो एक रॉ एलिमेंट आपकी कविताओं में भी देखने को मिलता है, और शायद इसीलिए लोगों के दिल को जाके वो छूती है और इतना रिलेटेबल लगता है। तो क्या आपकी जो कविताएं हैं वो आपको वो ताकत देती हैं कि आप अपने आप को भी मजबूत कर पाएं अपनी परिस्थितियों से लड़ने के लिए या अपनी स्थिति को बदलने के लिए? और कविताएं लिखने से आप कैसे सशक्त हुई? जी, मैं जो जीती हूँ वही लिखती हूँ। मैं कभी फिक्शन नहीं लिखती, मैं नॉन फिक्शन लिखती हूँ। अगर मैंने इस बारे में लिखा है तो आप समझ जाइए कि मैंने इस चीज़ को जिया भी है। मेरे लिए मेरा ईमान ही मेरा सबसे बड़ा इनाम है। और कभी भी कोई मुझसे पूछता है कि कविता लिखने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, तो मैं यही कहती हूँ कि आपका अपना ईमान, जो चीज़ आपने जी है आप उस बारे में लिखिए। स्पेशली जो हम करते हैं, स्टेज वाली कविता, पेज वाली कविता नहीं, क्योंकि इसको आप प्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो अगर आप में ही डिसऑनेस्टी होगी या आप ही बेईमानी में कुछ भी लिख रहे होंगे या इसलिए लिख रहे होंगे कि लोगों को अच्छा लगेगा, तो वो ऑडियंस को छलावा वो पता चल जाता है। तो सबसे पहली चीज़ वो है। दूसरी बात ये है कि मैं मानती हूँ कि मेरी ज़िंदगी हमेशा से एक ओपन बुक रही है, और बहुत सारी महिलाएं हैं जो मेरी जर्नी से इसलिए जुड़ी हैं क्योंकि मैंने बेबाकी से, बेखौफ होकर बातें की हैं। चाहे वो प्यार की बात हो, इश्क की बात हो, चाहे मेरे तलाक की बात हो, चाहे दूसरी शादी की बात हो, चाहे मेरे बच्चे के बारे में बात हो, तो जो जिया है वो लिखा है। और बहुत सारे ऑडियंस ऐसे हैं जो सालों साल से मेरी जर्नी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि उन्होंने भी देखा है कि कैसे कैसे मेरी ज़िंदगी की परिस्थितियाँ बदली, कैसे मेरी पूरी अपनी ज़िंदगी, पूरी छवि बदल गई। एंड आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है जब आप किसी की कविताओं को इतना ज़्यादा सुनते हैं, इतना आप लाइनें जानते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे जो मेरी कविताओं की लाइनें जानते हैं, और वो इसीलिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि उन्हें पता है कि इसमें सच्चाई की छाप है। आपकी कविताएं लोग सिर्फ सुनते नहीं हैं, महसूस करते हैं, और आपने बहुत सी महिलाओं को इंस्पायर किया है। एंड यू हैव हैड एन इनक्रेडिबल जर्नी। और आपकी जर्नी की अगर मैं अब बात करूँ तो आपको क्या अपनी पहली कविता याद है, और आपने कब लिखी थी? क्या उस समय आपका जीवन था, कैसा था? तो मैं क्लास 7th में थी और मुझे पहली बार प्रेम हुआ था। जो स्कूल वाला प्यार होता है, क्रश वाला, सबसे प्यारा, सबसे प्योर। मैं 7th A में थी, वो 7th B में था। और जब असेंबली में सब लोग आंखें बंद करते थे, हम आंखें खोल के एक दूसरे की तरफ देखा करते थे, वो प्यारा वाला प्यार। वहाँ मैंने पहली बार कविताएं लिखना शुरू किया था जब दिल टूटा था। 7th से 8th में जब गए थे तो वो रिश्ता खत्म हो गया था। एंड वो बहुत प्यारा पड़ाव था मेरी जिंदगी का। आपको याद है? मुझे वो कविता याद नहीं है, लेकिन जब स्पोकन वर्ड पोइट्री स्टेज पे सुनाना शुरू किया तो वो मेरा एक जिंदगी का ब्रेकअप था। मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, और उस कविता का नाम था व्हेन ही टोल्ड मी ही नो लॉन्गर लव्ड मी। जब उन्होंने मुझे कहा कि वो मुझे अब प्रेम नहीं करते। वो पहली स्टेज वाली कविता थी, और वहाँ से ये जर्नी शुरू हुई। क्या और 2 लाइन्स हम सुन सकते हैं? फिर इस पर मैं आपसे जानूंगी कि इसके पीछे की कहानी क्या थी। अंग्रेजी कविता है तो आपको सुनाती हूँ। When he told me that he no longer loved me, I wanted to ask him when exactly did it happen, on which day, at what time, and in which city did he know that. ये कविता मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि जब आप प्रेम में होते हैं किसी के साथ, और एक दिन वो सुबह उठ के फ़ोन करके आपको बोले कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, आपको समझ नहीं आता कि ये चीज़ रातों रात कैसे बदल गई। रातों रात लोगों के तलाक हो जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं। और कभी कभी मैं सोचती हूँ कि ये चीज़ कितनी वियर्ड है, कितनी स्ट्रेंज है ना, कि आज इंसान आपको इतना प्रेम करता है और अगली सुबह सोचता है कि अब मैं आपसे प्रेम नहीं करता। तो ये मेरी अर्ली 20s में मैंने कविता लिखी थी। आई थिंक अर्ली 20s में हम औरतें अपने आप को समझ रही होती हैं, और ये कविता मेरे लिए थेरेपी की तरह थी। मेरी पूरी जर्नी जो कविताओं की रही है, फ्रॉम व्हेन ही टोल्ड मी ही नो लॉन्गर लव्ड मी टू अब इश्क है, इश्क है, इश्क है,
ये आप देखेंगे कि इसमें मेरी पूरी थेरेपी खुद हुई है। मैंने अपने आप को हील अपनी कविताओं से ही किया है और मेरे लिए बहुत ज़रूरी है ये चीज़ कि मैं अपनी कविताएं थेरेपी की तरह अपने लिए लिखती हूँ और लोगों को भी वो हील करने लगती और वो है। थेरेपेटिक हैं आपकी कविताएं। और आपने बिल्कुल सही कहा कि किसी भी इंसान, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सबसे मुश्किल वक्त होता है और ऐसा लगता है कि जितना वक्त आपने उस इंसान के साथ आज तक बिताया था, क्या वो वो एक कुछ छलावा था ही था? वो नहीं। कुछ जी था ही नहीं। जी और जी। उस इमोशन जो कि इतना स्ट्रांग होता है, जो एक इंसान को हिला देता है, तोड़ देता है, वहां से आप इतना मजबूती से उभर कर आए। आई थिंक दर्द, पीड़ा, क्रोध, ये सब बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं और जब आप इन इमोशंस को क्रिएटिव वे में चैनल कर लें तो आपका करियर भी बन सकता है। मुझे देख लीजिए। और आपकी ऐसी कोई कविता जो आपको लगता है कि आपके दिल के सबसे करीब है, आपके लिए बहुत स्पेशल है, या यूं कहें कि आपको एक पोएट के तौर पर जिसने इस्टेब्लिश किया हो? ज़रूर वो 2019 में 1999 वाली कविता है। सबसे सरल कविता है, सबसे आसान कविता है, लेकिन आई थिंक वो इसीलिए सबसे प्रसिद्ध कविता भी है बिकॉज़ बहुत लोग उसके साथ रिलेट कर सकते हैं। देखिए मलाइका, हम कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, चाइनीज़, इटालियन, जापानीज़ फूड, लेकिन घर आके जो दाल चावल का मज़ा आता है वो कहीं नहीं आता। तो ये कविता वैसे ही प्रेम के बारे में है, घर जैसे प्रेम के बारे में, क्योंकि जिस इंसान से आप प्रेम करते हैं वो इंसान भी आपका घर होता है। लेकिन एक और कविता है जिसको मैं कहती हूँ जैसे तुम प्यार करते हो। उस कविता की एक लाइन है, मैं आपको सुनाऊंगी। प्यार की भाषा यानी कि लव लैंग्वेजेस, प्यार की भाषा को कभी पूरी तरह जानना नहीं पड़ता, लेकिन जिससे प्रेम मिलना चाहिए उससे कभी मांगना नहीं पड़ता। ये चीज़ भी मैंने ज़िंदगी में सीखी है कि हर कोई प्रेम अलग तरीके से दर्शाता है, दिखाता है, जताता है, लेकिन जो आपको सचमुच में प्रेम करता है, इससे आपको प्रेम की भीख कभी नहीं मांगनी पड़ती। एंड आई थिंक महिलाओं को ये चीज़ समझना और भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी हम एक ऐसी ज़िंदगी के पड़ाव पे आते हैं जिसमें हम चाहते हैं हम किसी को फोर्स करेंगे या बेग करेंगे तो इंसान हमें प्यार करने लगेगा। ऐसा नहीं होता। इनफैक्ट ऐसा प्रेम किसको चाहिए, ना आपको ना मुझे, लेकिन ये चीज़ हम बाद में सीखते हैं। तो टूटा हुआ दिल अच्छी चीज़ है, आपको बहुत कुछ सिखाता है ज़िंदगी में। मुझे भी बहुत कुछ सिखाया है। कॉम्प्रोमाइज शब्द के बारे में आपकी क्या सोच है? देखिए, कॉम्प्रोमाइज वर्ड के साथ बहुत नेगेटिव कॉनोटेशंस जुड़ गई हैं, राइट। कॉम्प्रोमाइज अलग होता है, एडजस्टमेंट अलग होती है। डिपेंड करता है आप किस सर्कमस्टेंस में क्या कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। अगर आप अपने एथिक्स, अपने वैल्यूज़, अपना वजूद कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं तो वो तो किसी लायक है नहीं। लेकिन अगर आप किसी हम नौकरियों में भी कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। अच्छा, आप आधा घंटे की पोएम की जगह 10 मिनट की सुना दो मैम। अगर ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो इजीली हो सकती हैं, देन इट्स ओके। बट आपको ये पूछना है कि मैं क्या कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हूँ, किस चीज़ के लिए। ये सवाल बहुत ज़रूरी है। तो मेरे को वर्ड के खिलाफ कुछ नहीं है, वर्ड से तो मेरा बहुत अच्छा नाता है, लेकिन मैं सवाल हमेशा अपने आप से पूछती हूँ कि मैं क्या कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हूँ, क्यों, किसके लिए, और इससे मेरा वजूद मिट रहा है या बन रहा है। आज हमने आपकी क्रिएटर्स मंच पर शानदार परफॉर्मेंस देखी और कई लोगों की आंखें नम हो गई थी जब इस तरह की भावनाएं आप लोगों के बीच देखती हैं। और आप अपने शब्दों की ताकत को क्या महसूस कर पाती हैं कि ये मेरी लिखी हुई या मेरी एक क्रिएशन है जो लोगों को इस तरह से मूव कर रही है? जी, स्पेशली माँ वाली कविता, आपको पता है मेरी खुद की आंखें नम हो जाती हैं जब जब मैं वो कविता सुनाती हूँ, बिकॉज मेरी माँ का चेहरा मेरे जहन में आ जाता है बार बार। एंड हर कविता की अपनी एक जर्नी होती है और ये कविता इतनी पावरफुल इसलिए है, मैंने बूढ़े से बूढ़े लोगों को बिलख बिलख के रोते हुए देखा है। आज जो आपने देखा वो तो ट्रेलर था। आप जब हमारे शो पे आएंगी हम इस बारे में काफ़ी बात करते हैं और इस कविता को अलग तरीके से भी प्रस्तुत करते हैं। तब मुझे लगता है कि हम सबके जो एक्सपीरियंसेस हैं लाइफ में यूनिवर्सल हैं। माँ बाप से प्यार, घर जैसा प्रेम, पुराने ज़माने वाली चीज़ें हमें आज भी पसंद हैं, महिला सशक्तिकरण, तो ये सारी ऐसी चीज़ें रिलेटेबल हैं और इसलिए इतनी अच्छी लगती है। अदरक वाली चाय, तो आई थिंक कहीं ना कहीं मुझे रियलाइज़ होता है कि मेरे शब्द अब सिर्फ मेरे नहीं हैं, मेरे शब्द भी एक सफ़र पर निकल चुके हैं। और जब आप अपने शब्दों को किसी के सामने रख देते हैं तो वो उनके भी शब्द हो जाते हैं, वो उनकी भी इमोशंस हैं। मेरी एक कविता है जिसका नाम है ब्रोकन बट ब्यूटीफुल। बहुत बार मुझे लोगों ने बताया है कि कैसे वो ब्रेकअप से गुजर रहे थे, डिवोर्स से गुजर रहे थे, मिसकैरेज हुआ था, और उस टाइम पे उन्होंने वो कविता सुनी और उस कविता से उन्हें बहुत शक्ति मिली। तो ये सुन के मैं अपने आप को बहुत छोटा महसूस करती हूँ। मुझे रियलाइज़ होता है कि कला, कलाकारी, स्टेज, ये सब बहुत बड़ी चीज़ें हैं और मैं अपने आप को बहुत ग्रेटफुल पाती हूँ। लदा हुआ पेड़ हमेशा झुका हुआ होता है, तो मैं जैसे जैसे लदती जा रही हूँ मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं झुकती भी जाऊँ,
क्योंकि अगर मैं ज़मीन से जुड़ी नहीं रहूँगी तो वो मेरे काम में झलकेगा। और मैं कभी नहीं चाहती कि मैं अपनी कला से ज़्यादा बड़ी हूँ। मैं हमेशा चाहती हूँ मेरी कला मुझसे ज़्यादा बड़ी रहे। मुझे यकीन है कि आप भी ये बात ज़रूर मानेंगी कि एक उम्र के बाद ना माँ सबसे पक्की सहेली बन जाती है जी। किसी भी लड़की के लिए। जी। तो मैं चाहूँगी कि आपने मंच पर तो ज़रूर सुनाया है, क्या? लेकिन कुछ पंक्तियाँ अगर आपकी इस कविता की एक बार फिर से हम सुन पाएँ। तो मैं बहुत उद्दंड बच्ची थी, बहुत शैतान। हमारे छोटे शहरों में बोलते थे चंचल। तो लोग घर पे आके कहते थे मेरी मम्मी को कि आपकी छोटी बेटी बहुत चंचल है, क्योंकि वो आपके किसी भी सवाल का सही जवाब नहीं देती। मेरा हमेशा जवाब अपनी मदर को होता था कुछ नहीं, वो कोई भी सवाल पूछे। तो ये कविता उस बारे में है, छोटी सी कविता है, मैंने ऐसे ही मदर्स डे पे एक बार लिख दी थी। मैं भागकर स्कूल से आती, बैग फेंकती और हक से पूछती आज खाने में क्या बना है, और तुम स्टील की प्लेट पर चम्मच और कटोरी लिए घर के खाने को ऐसे सजाती जैसे कोई पूजा का थाल। और मैं बिना देखे, बिना सोचे, बिना खाने की तारीफ किए टीवी का रिमोट हाथ में लिए खाना खा लेती, लेकिन तुम्हारे सारे सवालों का अटपटा सा जवाब देती। आज स्कूल में क्या किया, कुछ नहीं। डिनर में क्या खाओगी, कुछ नहीं। होमवर्क में क्या मिला, कुछ नहीं। और तुम कुछ नहीं कहकर माँ मेरी उन सब ज़रूरतों का ख्याल रखती जिनके बारे में मैंने तो कुछ नहीं सोचा था। कुछ नहीं में माँ तुम इतना सब कुछ कैसे कर जाती थी। आज जब मेरे पास सब कुछ है, आज जब मेरे पास सब कुछ है, तो यही सोचती हूँ कि तुम्हारे जाने के बाद कुछ नहीं रह जाएगा, कुछ नहीं कहा जाएगा, कोई भी तो नहीं पूछेगा मुझसे सब कुछ के बारे में। तो थैंक यू माँ। मेरी भी आंखें नम हो गई, बिकॉज मुझे लगता है कि इट्स द स्केरियस्ट थॉट कि आप अपनी माँ के बिना कैसे रहेंगे, जी। क्योंकि इतनी गिविंग होती हैं मदर्स। और मुझे ये भी यकीन है कि आपकी मम्मी ने भी कभी ना कभी एट सम पॉइंट आपको ये बात कही होगी कि जब खुद माँ बनोगी ना तब पता चलेगा। यू विल नॉट बिलीव, ये बात मैं हमेशा बताती हूँ और बिल्कुल सही कहती थी मम्मी, क्योंकि पिछले 2 सालों में मेरे बेटे ने इतनी धमा चौकड़ी मचाई है मलिका कि मुझे समझ में आ गया। तो माँ जैसा कोई नहीं होता, कोई नहीं पूरे होता। संसार में माँ जैसा कोई नहीं होता। और अगर आपकी माएँ अभी भी आपकी ज़िंदगी में हैं तो थोड़ा और वक्त लीजिए उनके साथ, थोड़ा वक्त दीजिए उनको, विस्तार से विवरण से सब कुछ बताइए। और अगर आपकी मदर आपकी ज़िंदगी में नहीं है तो टेक सम टाइम टुडे एंड बी ग्रेटफुल कि आपको उनका निश्चल निस्वार्थ प्रेम नसीब हुआ है, कि वो भी सबको नहीं मिलता। तो आई थिंक कहीं ना कहीं जैसे मैं माँ बनी हूँ, मैं अपनी माँ को दोबारा माँ बनते हुए देख रही हूँ, क्योंकि अब वो नानी बन गई है। मेरा बेटा उन्हें बड़ी मम्मा बोलता है। तो अब मैं अपनी आंखों के सामने देख पा रही हूँ कि कैसे मेरी माँ ने मुझे इतने प्यार से पाला बड़ा किया, पाल पोस के, और आज वो मेरे बेटे के साथ। आज मैं यहाँ क्यों बैठी हूँ आपके सामने, इसलिए नहीं कि मेरे घर में बहुत अच्छी नानी है, लेकिन मेरी माँ भी खड़ी हुई है मेरे साथ। और ये चीज़ हम लोग नहीं सोचते हैं जब तक हम खुद माँ बाप नहीं बन जाते। और ये लाइफ का एक फुल सर्कल रहा है मेरे लिए। यू नो, मेरी मदर अब बूढ़ी होती जा रही हैं, मुझे मालूम है कि मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है उनके साथ, लेकिन ये कविता मैं हमेशा इसलिए सुनाती हूँ क्योंकि मैंने बहुत वक्त ज़ाया कर दिया। जो इतने साल मैं उनके साथ बातें कर सकती थी, बिता सकती थी, वो सब मैंने नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ थी, और मैं वो बदलने की पूरी कोशिश कर रही हूँ जितने साल मेरे पास हैं। अभी भी आप मेरा फ़ोन खोल के देखेंगे तो उनके ही मैसेज और उनकी ही कॉल आई होगी, उन्होंने ही बेटे की फ़ोटो भी भेजी होगी, क्योंकि ये जो माँ कर सकती है वो और कोई नहीं कर सकता। लेकिन प्रिया, आपको क्या लगता है ऐसा क्यों होता है कि जिस इंसान के लिए हमें सबसे ज़्यादा ग्रेटफुल होना चाहिए उसी को हम सबसे ज़्यादा ग्रांटेड लेते हैं? मम्मी के कॉल पर ही उठाकर बोलते हैं मम्मा अभी करते हैं, अभी थोड़ी देर में करती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि माँ है, वो बैठी है, मैं अगर आधे घंटे बाद भी कॉल करूँगी तब भी मेरी माँ है। तो इस पर आप क्या कहेंगी कि लोगों को किस तरह से अपनी सोच बदलने की जरूरत है? आई थिंक ये चीज़ हम सिर्फ माँ बाप के रिश्ते में नहीं, हम हर रिश्ते में करते हैं। जिस रिश्ते में हमें पता है कि हम ये हक जमा सकते हैं, हमें अधिकार है उनको कुछ भी कह देने का, हम कहने लग जाते हैं, करने। ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है, ह्यूमन नेचर होती है। जो लड़का आपसे बहुत प्यार करता है, आप शायद उसका फ़ोन हमेशा ना उठाएं। जिस लड़के के पीछे आप भाग रहे होंगे, उसका एक मैसेज आ जाए, आप तुरंत जवाब देंगे। खुद से सवाल करना ज़रूरी है, ऐसा क्यों? एंड आई डोंट नो हाउ ओल्ड यू आर, लेकिन मैंने अपने पूरे 20s ऐसे ही लोगों के पे वक्त ज़ाया किया है। यू नो, जो लोग आपको प्रेम नहीं करते, आप उनसे प्रेम क्यों मांगते हैं? और जो लोग करते हैं, आप उनको दुत्कार के साइड में रख देते हैं। तो माँ बाप से हम यही सीखते हैं कि अंत में वही इंसान आपके साथ खड़ा रहेगा जो इंसान आपसे प्रेम करता है, जो इंसान आपके लिए हमेशा खड़ा रहता है।
और उनका आप जितना जल्दी उनका मूल्य समझ जाएं, जितनी जल्दी उनको वैल्यू करने लगे, वो आपके लिए ही बेहतर है। लेकिन ये बाद में समझ में आता है, 30s में तो समझ में आ जाता है, बिल्कुल। 20s थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, मेरे केस में ऐसा ही रहा। और अगर आज के समय में या इस जनरेशन में, इस टाइम एंड एज में प्यार की बात करें, देयर आर सो मेनी न्यू टर्म्स जो शायद हमने पहले कभी नहीं सुनी थी, सिचुएशनशिप, बेंचिंग, ये तो आजकल की जनरेशन में जैसे प्यार के जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो चेंज हो रहे हैं। आपको लगता है कि क्या जो सच्चा प्यार, जिसकी डेफिनेशन, जिसकी परिभाषा हमने आज तक देखी है या फिल्मों में जो देखते आए हैं, वो आज की पीढ़ी कभी समझ पाएगी, या कभी वो दौर आपको लगता है लौट पाएगा वापस? मलिका, आप मानेंगी नहीं, लेकिन ये जो मेरी कविता है, मैं 2019 में 1999 ढूंढ रही हूँ। ऐसे कितने बच्चे हैं जो 2000 के दशक में पैदा हुए हैं, जन्मे हैं, जिनको ये कविता बहुत पसंद है। और मुझे रियलाइज हुआ है इस कविता को सुनाते सुनाते कि अंत में हम सबको वही प्यार चाहिए, वही प्रेम चाहिए। हम सबका तरीका अलग हो सकता है। पहले आप सिचुएशनशिप में, फिर घोस्टिंग कर रहे हैं, फिर जितने भी आजकल शब्द हैं, ब्रेड क्रम्बिंग कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, अंत में आप भी वही चाहेंगे, घर जैसा प्यार, और वो आपको भी मिलेगा। शायद रास्ता लंबा हो, आपका सफ़र अलग हो, लेकिन हम सबकी जो जर्नी है वो सेम रहती है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आप किसी को प्रेम नहीं कर सकते अगर आप खुद को प्रेम नहीं करते। और ये बहुत सिंपल सी बात है जो मैंने कही है, इसमें कोई रहस्यमयी चीज़ नहीं है, आपने पहली बार नहीं सुना होगा, लेकिन ये 100% सच है। आप जब तक खुद को प्रेम नहीं करेंगे, आप किसी को दुनिया में पूरी तरह प्रेम नहीं कर पाएंगे। तो अपने आप को पहले समर्पित होइए, सेल्फ डिवोशन करिए, और फिर आप प्रेम बहुत बखूबी से निभा पाएंगे किसी के भी साथ। जी, आपके विचार सुनकर इतना अच्छा लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि बस अब हम बात करते चले, लेकिन समय सीमा है। और चलते चलते मैं प्रिया आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को जो अभी हमें सुन रहे हैं, कोई संदेश देना चाहें अपनी किसी कविता के ज़रिए, जिससे उन्हें अपनी ज़िंदगी में कोई प्रेरणा मिल सके, तो आप ज़रूर बताइए। जो मांग के मिले वो आज़ादी नहीं, जो मांग के मिले वो आज़ादी नहीं, जो आज़ादी भीख में मांगे हम वो फरियादी नहीं। खुल के जीने का हिस्सा जो हमसे छीन सके, खुल के जीने का हिस्सा जो हमसे छीन सके, इस समाज की सलाखें इतनी भी फौलादी नहीं। ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर, बहुत शुक्रिया प्रिया जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, so क्रिएटर्स मंच पर आने के लिए, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका अनुभव भी बहुत अच्छा रहा होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस।